जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आरजू पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है और एक आईआईटीएन है। उन्होंने लाखों बच्चों का जीवन परिवर्तित किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जोड़कर एक बेहतरीन ढंग से बच्चों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट विनीत खत्री जी से। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे कैसे सर। हैं आप? बढ़िया सर, आप एंड कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि कृपा हुई। हाँ जी। एक भक्त से मिलने का बहुत ही मेरा मन था ऑलरेडी। जब से Same. आपने मुझे बोला था कि पॉडकास्ट कर सकते हैं तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि एक दिन आएगा, देन वी विल टॉक, हाँ जी, बात करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर हम स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी से करते हैं। क्योंकि मैंने जितना आपका कंटेंट देखा है, मैंने आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक करके जोड़कर दिखाते हुए देखा है। मतलब कि आप का जो कंटेंट है उसमें स्पिरिचुअलिटी भी नज़र आ रही है, उसमें साइंस भी नज़र आ रही है, और उससे मुझे जितना लगता है कि बहुत लोगों का, बहुत बच्चों का जीवन परिवर्तित हुआ होगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब कि एक आईआईटीएन जिन्होंने मेंस भी क्लियर किए हैं, वो एक भगवान की तरफ उनका कैसे रुख बढ़ता है? एक्चुअली क्या है कि एक कोई आईआईटीएन है या कोई भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, चाहे आईआईटी से हो, चाहे आईआईएम से हो, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से हो, चाहे आईआईएम किया है उसने, उसका पर्पस जिंदगी में सबसे पहले यही होता है कि वो मटेरियल सक्सेस एंजॉय करे, मटेरियल सक्सेस अचीव करे। राइट। एक बड़ा घर बनाए, पैसा बैंक बैलेंस होना चाहिए, नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए, यही सब चाहिए होता है उसको। बिल्कुल। तो मैं भी उसी तरीके से अपना कार्य तो कर रहा था, बच्चों को पढ़ा भी रहा था। कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, मैंने मेजर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। बंसल क्लासेस में मैं एचओडी भी रह चुका हूँ। ओके। और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो मुझे पढ़ाने में मज़ा भी बहुत आता है और आता था भी उस समय भी। तो पर साथ साथ में लक्ष्य यही था कि पैसा भी कमाया जाए और नाम भी कमाया जाए। तो वो सब हो गया। वो सब होते होते लेकिन मन में कहीं ना कहीं अशांति रही, कमी रही कि यार ये तो एंड है नहीं। क्योंकि जब कोविड टाइम आया तो कोविड टाइम में मुझे दिखा साफ साफ कि जिंदगी का कल का भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए, कल तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज के टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। बस हमें आंखें खोल के देखने की जरूरत है। अगर हम अपने आसपास भी देखें ना, तो कहीं पे तो शादी हो रही होती है, कहीं बच्चा हो रहा होता है, कहीं से कोई शव उठ रहा होता है। एक ही समय पे पूरा ड्रामा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा झूठ चल रहा है, कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो फॉर्चुनेटली प्रभु की कृपा हुई और मुझे दिखा कि ये सब क्या चल रहा है, कल का तो भरोसा है नहीं, तो हम क्या इकट्ठे करे जा रहे हैं। तो तब मुझे क्लैरिटी मिली कि भाई सिर्फ यही लाइफ का पर्पस नहीं है। हमारा रियल पर्पस लाइफ का जो है वो है प्रभु को रियलाइज करना, अपने रियल सेल्फ को समझना कि हम असल में हैं कौन। और तब फिर उस लक्ष्य के प्रति मैं भी आगे बढ़ने लग गया। ओके, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ठीक है सर। तो बात करते हैं कि बच्चों का जीवन कैसे परिवर्तित हो रहा है। आप किस तरह से बच्चों को, क्योंकि आजकल के अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों का जो टाइम है वो मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुख है उनका। बिल्कुल। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वो भी ज़रूरी है, लेकिन उन सब के बीच में अगर हम भगवान की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, चैंटिंग की बात करें, वो उनकी लाइफ में कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली उनको मेटेरियलिस्टिक तो करना ही चाहिए। जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी ड्यूटी है उनकी, उनको पूरी करनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है, उनका परम कर्तव्य है। प्रभु ने भी भगवत गीता में कर्तव्य की बहुत बात करी है, धर्म की बहुत बात करी है कि धर्म, अपने को अपना धर्म निभाना है, लेकिन अब उसके फल से डिटैच होना है। प्रॉब्लम क्या है, हम फल के पीछे ऑब्सेस हो जा रहे हैं कि हमें हर एक चीज में सुख चाहिए, दूसरों से सुख चाहिए। उस कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के कारण हमारा अहंकार बढ़ जाता है, रिलेशंस हमारे खराब हो जाते हैं। इवन हम अचीव भी कर लेते हैं ना तो भी सुख नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है। तो इसीलिए अगर हमें शांति चाहिए ना, अपार्ट मतलब अगर हम मटेरियल सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा। अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, प्रभु से नहीं जुड़ेंगे ना, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। अब उसमें जुड़ना कैसे है, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है।
कुछ तार्किक होते हैं जिनमें बहुत सारा इंटेलेक्चुअल है, उनके लिए अलग तरीका है। उनको जोड़ने के लिए हमें सेल्फ इंक्वायरी से रिलेटेड जो कई बुक्स होती हैं, रमन महर्षि की बुक है, स्वामी निसर्गदत्ता महाराज की बुक है, उन तक जाना चाहिए, ठीक है। जिनमें ऑलरेडी इमोशनल क्वेश्चन, मतलब इमोशंस अच्छे हैं, भाव अच्छा है, तो उनको फिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनको भक्ति की डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो साथ में दिन में कुछ समय भी स्वाध्याय में लगाते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को बुझाने के लिए वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा समय भी अगर वो देना शुरू करते हैं ना, दिन का आधा घंटा भी देना शुरू करते हैं, तो उनको जिंदगी में मटेरियल सक्सेस तो मिलेगी ही, उसके मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, मैनिफेस्टेशन के चांस बढ़ जाएंगे, प्लस उसमें आनंद भी उसको आएगा। राइट, ठीक है। तो बच्चों को अगर स्टार्ट करना हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना हो, तो स्टार्टिंग उनको कहाँ से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? बच्चों को अगर स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले उनको सत्संग सुनना चाहिए। हाँ, अगर वो सत्संग सुनते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी आती है कि असल में कुछ बियॉन्ड है क्या, जो दुनिया में हमें दिख रहा है क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। उसके अलावा दे कैन स्टार्ट विद स्वाध्याय। अगेन स्वभाव पे डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव क्या है। जहां पे आपका इंक्लिनेशन ज्यादा जाए आपको उससे शुरुआत कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको प्रभु के दर्शन करने में आनंद आता है तो आप श्रीधाम जा सकते हैं, श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं, या किसी पास के मंदिर में जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन में आनंद आता है तो आप मेडिटेशन की तरफ जाइए, आप मेडिटेशन सीखिए, आप खुद के अंदर ही उतरिए। तो सबके स्वभाव अलग अलग हैं, आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अगर बात स्वभाव की करें तो स्टूडेंट लाइफ में बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, और अच्छा स्वभाव लाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अपना अच्छा स्वभाव बनाने के लिए? स्वभाव के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक हमारा बिल्कुल कोर स्वभाव होता है सभी का, जो प्रेममय होता है, जो बहुत अच्छा ही होता है सभी का अंदर। मतलब मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि जो अंदर से अगर हम बात करें तो हम सभी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी लोग। लेकिन बाद में गुणों के प्रभाव से और जैसा हमें एनवायरनमेंट मिला, हमारे अंदर पाप की वृत्ति आ जाती है बहुत सारी। तो हमारा स्वभाव सभी का अंदरूनी तौर पे बहुत ही अच्छा है, पर उसको पहचानने के लिए हमें अंदर जाना होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जिंदगी में 3 तरह के गुणों का प्रभाव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बोला ही है, सत्व, रजस और तमस। अब उसके हिसाब से हमको सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट देखना चाहिए आसपास। अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर रजस और तमस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए इस तरह के फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप देख लेना 110% है कि आपका मन अशांत होगा। आप कुछ अचीव भी कर रहे होगे ना, आपको सुख नहीं मिलेगा, आप हमेशा परेशान दुखी आत्मा की तरह भटकते रहोगे। तो स्वभाव अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपके आसपास का एनवायरनमेंट आप कॉन्शियसली सही करें, अपना आहार शुद्ध करें, अपने आसपास एनवायरनमेंट में ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर करती है, विचलित करती है, उसको पहचाने। यानी सबसे पहले स्वभाव में सजगता आनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे और जिंदगी में सत्व बढ़ना चाहिए। तो वो एक्शन लेने चाहिए जिससे हमारा सत्व बढ़े। सात्विक अगर बढ़ जाएगा तो उसका माइंड शांत हो जाएगा, तब जाके ही उसको ज्ञान मिल पाएगा, तब जाके उसको शांति मिल पाएगी। मतलब कि आपका अगर वातावरण सही है, आपका संगत सही है, तो आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, और जब मन नहीं भटकेगा तब आपका स्वभाव भी अच्छा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तीनों गुणों से ही चलता है। हाँ जी। अब कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमारे तो आसपास माहौल ही पापियों से भरा हुआ है, क्या करें। अगर फैमिली में ही कोई ऐसा है, परिवार को नहीं छोड़ सकते, मान लीजिए फैमिली में ड्रिंक हो रहा है, स्मोक हो रहा है, नॉन वेजिटेरियन चल रहा है, तो कैसे करें, ये कॉमन डाउट है। तो भाई आपको अपने लेवल पे जो जो कर सकते हो आपको वो करना है। लाइक प्रहलाद। हाँ, लाइक भक्त प्रहलाद, अपने लेवल पे जो कर सकते हो करना तो शुरू करो, फिर देखना प्रभु कैसी कृपा करेंगे। पूरे घर परिवार का माहौल कुछ महीनों में ही बदल जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। अगर आपका खुद का नहीं है तो वो आपकी एनर्जी भी दूसरे तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपका स्वभाव, अगर आपने खुद का स्वभाव ऐसा बना लिया तो आपकी एनर्जी जरूर किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल। और क्या होता है, माइंड के बहाने भी होते हैं। हाँ, मन की प्रवृत्ति जो है ना, जैसे महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी हमेशा, कि उन्होंने जैसे मन की पीएचडी कर रखी है। तो किसी भी मन की वृत्ति को पकड़ लेते हैं वो तुरंत। सही बात तो है। उसमें वो यही कहते हैं कि मन जो है इस तरह से बहाने बनाता है। जैसे प्याज लहसुन की बात करते हैं। हाँ जी। अब प्याज लहसुन असल में खाना कोई पाप नहीं है, राइट, लेकिन उससे मन अशांत होता है। और अगर मन अशांत होता है क्योंकि उसमें तमस है,
तो उस कारण पाप होने के चांसेस बढ़ गए ना, मन अशांत हो रहा है ना। लेकिन हमारा अगर किसी को ये बात बोलेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा मैं चाहता तो हूँ प्याज लहसुन छोड़ना, लेकिन हमारे घर में बाकी सब खाते हैं, सब जगह मिलता नहीं है। लेकिन ये सब मन के बहाने हैं, बहाने हैं, राइट। असल में हमारे घर में आप धीरे धीरे बोलेंगे तो एक एक करके आपकी चॉइस वो मान ली जाएगी। धीरे धीरे घर में भी सात्विक आहार बनना शुरू हो जाएगा। राइट। उसके अलावा आप बाहर भी जाएंगे तो बाहर भी आप चुन सकते हैं उस तरह का ढाबा या रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको वैष्णव भोजन यानी जहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक आपको मिल जाए। सब जगह आजकल चॉइसेस हैं। तो ये माइंड के जबरदस्ती के बनाए हुए ट्रैप्स होते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, वो बार बार आपको गिराना चाहेगा कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, ये माइंड बार बार बोलते हैं मेरे पास, विक्टिमाइज करेगा आपको, अरे मेरे बस की थोड़ी ना है, मेरे आसपास कितना डिफिकल्ट है। नहीं भाई, तेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट तरफ की बात करें तो बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता हूँ, वहाँ पे पीना जरूरी होता है। वो इस तरह के जो बहाने हैं वो लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बिल्कुल, कॉर्पोरेट में सबसे कॉमन है। कॉर्पोरेट में जैसे स्मोकिंग का बहुत कॉमन ट्रेंड होता है कि मेरा लेकिन ये माना कि एनवायरनमेंट में उनके लिए डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है क्योंकि वहां सत्व कम है, वहां पे रजस और तमस ज्यादा है। तो आपका बह जाने का, इंद्रियों का डूब जाने का, पाप वृत्ति में जाने का बहुत हाई चांस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे बचने का आपके पास उपाय है। आप हरि नाम करो, आप राधा नाम करो, आप प्रभु का नाम जपो, आप अपना आहार शुद्ध करो। अगर आपने अपना शुद्धता कर ली फिर आप पे इन गुणों का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये मैंने देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। बहुत जगह इस तरह का एनवायरनमेंट मिला कि मुझे लगा प्रभु ऐसा कैसे, मैं इनमें कैसे, मेरी भी वृत्तियां खराब हो जाएंगी। फिर उन्होंने ऐसी कृपा की कि अगर सत्संग मिलता है, भगवान नाम अगर हम उच्चारण करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं तो हम पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और कई बार तो ऐसे होता है कि सामने वाला भी बदल जाता है। ऐसा बहुत कॉमन होता है। मतलब आप वो प्रभाव डाले ना, आप में सत्व इतना ज्यादा हो कि आपके आसपास वो प्रभाव दिखे, तो हम दूसरों से इन्फ्लुएंस क्यों हो, हम खुद में वो प्रभाव क्रिएट करें ना। राइट। तो यही चाहता हूं मैं कि ऐसा हो यूथ में। सर, स्टूडेंट्स मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, दिन रात पढ़ते भी हैं और हर चीज करते हैं। कहीं से कोचिंग करेंगे, ट्यूशंस लेंगे, ऑनलाइन करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडीज करेंगे, लेकिन फिर भी ना कई बार जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ना उतने वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते, उतनी अच्छी उन्हें कामयाबी मिल नहीं पाती। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें ये बात उनको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कामयाबी ना उनके हाथ में है नहीं पूर्ण रूप से। राइट। उसमें दो एंगल है। एक तो प्रारब्ध का एंगल है, जो पुराना जिस कारण उनका जन्म हुआ है, तो कुछ चीजें उनकी लिखी हुई हैं पहले से कि किस लेवल का सक्सेस वो अचीव करेंगे। और एक है जो नवीन कर्म वो कर सकते हैं। दोनों के जुड़ने से सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है। तो जो उसके हाथ में, उसको उस पर फोकस करना चाहिए। कभी कभी क्या होगा कि उसको सक्सेस अचीव उतनी नहीं होगी, तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको आगे करते जाना है। तो नवीन कर्म वो इतना स्ट्रांग करे, जैसे प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि वो आपके प्रारब्ध की पावर को, क्षमता को भी डाउन कर देगा। और भगवान नाम इसमें बहुत पावरफुल है कि अगर आपका लक लगातार खराब हो रहा है जिंदगी में, कई बार हो जाता है ऐसा टाइम कि हम कुछ भी करते हैं, लक बार बार खराब हो रहा है और नेगेटिविटी से भी हम निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे नाम जप जो होता है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। और हमारी जिंदगी में हमें वही ऐसे टाइम पे सात्विक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा एनवायरमेंट सही रखें। तो नॉर्मली ऐसे टाइम में हम और गिर जाते हैं, हम गलत आचरणों में फंस जाते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता जाता है ना, हम सोचते हैं यार भगवान तो हमारे साथ है नहीं, कोई इंसान भी हमारे साथ नहीं है, जिंदगी ही खराब है, तो गलत आचरणों में फंस जाते हैं। यही ट्रैप है, उसमें फंसना नहीं है, उसमें गिरना नहीं है, उससे हमें सीख के उठना है और आगे बढ़ना है। तो फिर सक्सेस भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि नहीं तो अगर आप इस ऐसे इन्वायरमेंट में या फिर ऐसे सिचुएशन में अगर आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे, तब आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। और चैंटिंग क्या करती है कि आपको मोटिवेट करके रखती है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देती है, और जिसकी वजह से आप आगे प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और अगर प्रयास करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाकर के तो फिर सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो चैंटिंग है उससे पाप भी भस्म होते हैं। जो पुराने संचित बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इकट्ठा हो रखी हैं, जो हमें रोकती हैं। जैसे कई बार जिंदगी में ऐसा होता है ना कि बहुत नेगेटिविटी आ रखी होती है, और हम चाहते हैं, हमें पता है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हम चाह के भी जब पॉजिटिव नहीं हो पाते, इसका मतलब क्या है? हमारा प्रारब्ध एक्टिवेट हो रखा है, पाप बुद्धि हमारे अंदर आ रखी है। तो उसको भस्म करने के लिए ना भगवान का नाम उच्चारण करना, नाम जप करना सबसे पावरफुल है। जो सत्संग करने लग जाओ, नाम कीर्तन कर लो, आप नाम जप कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन उसके सपोर्टिंग चीजें भी जरूरी है। नाम जप के साथ साथ क्या होगा कि नाम जप जब आप करोगे
तो पाप में आग लगना शुरू हो जाएगा। जब आग लगेगा तो जानवर, बहुत सारे काम क्रोध लोभ वो निकलने लग जाएंगे। तो क्या होता है, उसमें जीव डर जाता है एकदम से कि अरे यार मेरी तो वृत्तियां और बढ़ रही है, वो घबरा जाता है। लेकिन असल में इसीलिए साथ साथ में उसको सत्संग सुनना चाहिए, अपना आहार भी शुद्ध रखना चाहिए ताकि उसका प्रभाव बढ़ जाए। तो जो भी इंसान इस सब से जल्दी निकलना चाहता है उसको नाम जप के साथ साथ बाकी आचरण भी अपने शुद्ध करने पे जोर देना चाहिए। मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आज के टाइम पे यूथ की अगर बात करें, स्पेशली स्टूडेंट्स की, ठीक है वो यूट्यूब पे आते हैं, अपने पढ़ाई के लिए आते हैं, एजुकेशन नई नई वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन सब के बीच भी ना कई बार किसी गलत चीज़ की तरफ चले जाते हैं, मतलब कुछ गलत देखने लग जाते हैं, क्योंकि उससे भी हमारे माइंड पे फ़र्क पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से ज़्यादा कैसे बच पाए स्टूडेंट? हाँ जी। ये एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रैप है। हाँ। क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए स्टूडेंट्स को वैसे तो अपना कोई गोल अचीव करना है तो इंस्टाग्राम जैसे ऐप को तो यूज ही नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि वो सुपर एडिक्टिव है। हाँ। पर मान लीजिए वो यूट्यूब भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं। अब एक बार उन्होंने कोई गलत शॉर्ट देख लिया, कोई भी सेंसुअल कंटेंट देख लिया या कुछ भी गलत देख लिया जो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, जो शुरू में तो अट्रैक्टिव लग रहा है पर बाद में वही उनके रिपीटेशन होता रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि उनका एल्गोरिथम जो है आप जानते हैं सभी का उसी तरह से काम करता है। तो आपकी फीड पूरा का पूरा और भी वैसा कंटेंट दिखाएगी आपको। तो वहीं पे आपको खुद को कंट्रोल उसी समय करने की कोशिश करनी चाहिए। कि जैसे ही उस तरह के अकाउंट्स हैं या उस तरह का कंटेंट है, आज ही हम एक बार बैठ जाएं कि ऐसी कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो हमें वहां पे एक लिंक आता है, एक क्लिक करके हम कह सकते हैं कि डोंट शो मी दिस वीडियो। अगर हम वो उस पर क्लिक करेंगे या उसको हटाएंगे बार बार तो यूट्यूब समझ जाएगा कि भाई इसको नहीं दिखाना ये। सिमिलरली इंस्टा में भी ऐसा ही होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है डोंट शो मी दिस। तो अगर आप ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो कर देंगे, यानी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आज के टाइम में बोला जाता है सोशल डाइटिंग। राइट। सोशल डाइटिंग का मतलब वही है कि भाई जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, आप शांति से बैठो, पहचानो कि ये तुम्हें नहीं करना है और उनको कॉन्शियसली अपनी जिंदगी से हटा दो। या तो सोशल मीडिया वो ऐप ही हटा दो या पर्टिकुलर वही कंटेंट देखो जो आपको जिंदगी में मदद करता है। मतलब जैसे कोई रील आ रही है और आपको पता है कि ये आपके हिसाब से नहीं है, मतलब आपके लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको नॉन इंटरेस्टेड कर दो, उसमें वो आपके पास आएगी नहीं दोबारा। या फिर इस तरह से कर दो कि मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी, उसमें जैसे ऑप्शंस आते हैं अलग अलग कि फ्यूअर कर दो, या फिर मुझे इस तरह के कंटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कर दो। तो आपको वो चीज़ें जो एल्गोरिथम है वो दिखाना बंद कर देगा। बिल्कुल। एक बार उसको बैठ के शांति से, क्योंकि जब चल रहा होता है ना, स्वाइपिंग जब चल रही होती है उस समय हमारे कंट्रोल में हो पाना बहुत मुश्किल होता है, हम स्वाइप करते रहते हैं। हमें एक बार बैठ के आराम से अपना टाइमलाइन जो होता है ना पूरा, जिसमें पता लग जाता है कौन कौन से वीडियोस फोटोज हम देखते हैं, तो उससे हमें दिख जाता है कि कौन कौन से उनमें से ऐसा पोर्शन है जो हमारी पाप वृत्ति बढ़ा रहा है, हमें दिख जाता है। आप इंस्टा की टाइमलाइन देख लो, किसी की भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ मैं विषयों में फंसा हुआ हूँ, तरह तरह की चीजों में, गलत चीजों में फंसा हुआ, तो आप उनको क्लिक करके आराम से हटा सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो। तो एक बार बैठ के ये करना पड़ेगा और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करना पड़ेगा, तो यानी क्लीन करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया को। और एक स्टूडेंट को या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्कूल में हैं, उनको कितना यूज करना चाहिए सोशल मीडिया, मतलब किस हद तक यूज करना चाहिए? स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया प्राइमरीली यूज ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया सोशल नहीं है। हाँ। सोशल मीडिया का पर्पज है ट्रैप करना। सोशल मीडिया की हेल्प से इन जनरल, सबकी बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में अच्छा कंटेंट भी आता है, हम जैसे लोग भी कंटेंट देते हैं, कथाएं भी सुनते हैं। हाँ। कथाएं भी सुनते हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हैं। लेकिन अगर हम 95% केसेस में बात करें तो सोशल मीडिया आपकी ईगो को ट्रैप करता है, यानी ईगो आपकी और बढ़ाता है, कंडीशनिंग आपकी और बढ़ाता है। तो जो भी आपकी बुरी वृत्तियां ना उसको बढ़ाएगा ही, वो कम नहीं करेगा, है ना। आपके थॉट्स को चेंज करने की पावर रखता है एक तरह से। और नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाता ही है, तो वो पाप बुद्धि बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। स्टडी के लिए सेलेक्टिवली यूट्यूब को यूज कर सकते हैं। हाँ। जब आपको पता है कि मुझे इसी एडुकेटर से पढ़ना है, वो भी इसी समय पे पढ़ना है, तब मैं सेलेक्टिवली यूट्यूब को यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज इट्स अ बिग ट्रैप, कोई खास यूज है ही नहीं उसका। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ में अगर हम +2 तक की बात करें कि +2 तक के स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी कॉलेज में नहीं गए हैं, जो अभी +2 तक ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए
और कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली +2 तक? अगर क्लास 12 तक बात करें तो हाँ। क्लास 12 तक बेस बनता है, बल्कि 12th का भी बेस जो है ना वो 10th तक बन जाता है। राइट। तो 10th या 8th तक, खासतौर पे 10th तक मान लीजिए, हमें बहुत केयरफुल रहना होता है हमारी हैबिट्स पे। वो हैबिट्स हमारी लाइफ लॉन्ग बन जाती हैं, और उनसे फिर एक बार अगर वो बुरी बन गई तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो 10th तक खासतौर पे हमारा बेस बन जाता है। अब उसके अंदर अगेन अगर उसके घर के माहौल का भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि 10th तक सारा कुछ उस पर डिपेंड नहीं करता। परिवार में जो वो अपने माँ बाप को देखता है उससे फर्क पड़ता है, अपने दोस्तों को जो स्कूल में देखता है उससे फर्क पड़ता है, जो टीवी पे देखता है उस पे फर्क पड़ता है। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट है वो बेचारा वैसा ही बन जाता है। कई बार एनवायरनमेंट उसको खराब मिला तो उसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, वो खुद कुछ कर ही नहीं सकता है। राइट, वो फंस ही जाएगा। तो इसमें पेरेंट्स को खासतौर पे अवेयर होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास से पहले बच्चा काफी छोटा होता है। उसको चाहे कितना ही लगे मैं बड़ा हो जा रहा हूँ, मुझे याद है कि मैं 5th क्लास में था, मुझे लगने लग गया था कि मैं तो काफी बड़ा हो गया। अच्छा। लेकिन 5th क्लास का बच्चा छोटा सा ही होता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को एनवायरनमेंट जितना हो सके ऐसा देना चाहिए उनको, जिसमें सत्व, अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, सात्विक कंटेंट जितना ज्यादा मिलेगा उसका मन क्लियर रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र विचार रहेंगे, गोल्स भी अचीव करेगा, वो मोटिवेटेड भी रहेगा, डिप्रेशन का डी भी नहीं मिलेगा उसको, वो हमेशा हैप्पी रहेगा जिंदगी में। तो और प्लस हमारे स्कूल के सिस्टम्स, जैसे स्कूल में बहुत बार हमें बहुत बार गलत एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो स्कूल में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद आध्यात्म से जुड़े, बच्चों को प्रेरित करें कि वो आध्यात्म से जुड़े, वो नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें। यानी प्रभु से अगर वो जोड़ेंगे नहीं, अगर वो आध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे ना, तो बच्चों की आत्मशक्ति जो है ना वो क्षीण होती रहेगी। उनको इंस्पायर करना बच्चों को जरूरी है, प्लस बच्चों को लक्ष्य बताना भी जरूरी है। 10वीं से पहले आज के टाइम में बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका लक्ष्य क्या है। सबको, हाँ जी, वो तो सिर्फ एक तरह का ना, मतलब जैसे भेड़ चाल होती है ना कि बस चल ही रहे हैं, बस बैग टांग लिया, बुक्स ले ली कि तुम्हें ये बुक्स पढ़नी है, ये एग्जाम देना है, उसके बाद तुम्हें कॉलेज जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। ये किसी भी कोई भी स्कूल नहीं बता रहा आज के टाइम पे। ये आप पहले तो चलो फिर भी गुरुकुल वगैरह में पहले बताते थे बच्चों को, यही पता होता था कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे क्या करना है। आज के टाइम पे सिर्फ आपको बुक्स पढ़नी है, आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ ये रह गया है। उसमें कुछ भी कहीं पे भी अध्यात्म का इतना सा भी पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, वो कुछ सेलेक्टेड जगहों पे आज भी है, लेकिन वो बहुत कम जगह पे है। राइट। सभी स्कूलों में क्या है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। हाँ। बच्चों को नॉर्मल नैरेटिव यही बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा गोल है लाइफ में सक्सेस, और सक्सेस का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही गलत फैला हुआ है। अच्छा। सक्सेस का मीनिंग जो है वो हम नॉर्मली यही मानते हैं कि भाई पैसा बहुत ज्यादा होगा और नाम बहुत ज्यादा होगा, ये दो ही चीजें माने जाते हैं, नेम, फेम, मनी। राइट। अगर ये है तो मतलब सक्सेसफुल। अब ये किसके लिए? दिखाने के लिए ज्यादा है, नीड्स की बजाय दिखाने के लिए ज्यादा है। तो अगर दिखा पा रहे हो, ऐसा हो पा रहे हो तो बढ़िया है जिंदगी, सक्सेस है, नहीं तो नहीं है। अब ये जो कोर है ना, यहीं पे गलती हो गई। अगर बच्चे को 10th तक ही ये पता लगा कि यही करना होता है तो ये फाउंडेशनली ही गलत हो गया, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का, हमारे पैदा होने का पर्पस बिल्कुल ही क्लियर है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। ये पहचान पाना कि हमारे अंदर से जो बोल रहा है वो असल में कौन है। जो भी हमारा नाम है वो तो शरीर का नाम है, उसके बियॉन्ड वो आत्म तत्व क्या है, उस स्वरूप को पहचानना, अनुभव करना। राइट, उसको गॉड रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, भगवत साक्षात्कार भी बोल सकते हैं। वो हर ह्यूमन का जन्म उसी चीज के लिए ही है और कोई गोल है ही नहीं। तो सब जैसे आपने बताया कि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसका, एक तो फैमिली, उसका रहना सहना, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये सब मैटर करते हैं। इसमें अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें, स्टूडेंट के लिए या किसी के भी लिए भी सक्सेस पाने के लिए ब्रह्मचर्य कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ब्रह्मचर्य पहले तो समझना बहुत जरूरी है ना। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो में अपने YouTube चैनल पे बना चुका हूँ, तो सब लोग वहां से देख सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली है भगवत गीता में, जिसको इंद्रिय निग्रह बोलते हैं। इंद्रिय निग्रह जो होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। राइट। अब मन जो हमारा होता है वो स्वभाव से ही चंचल होता है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में कैसे आएगी। हम हमारी बुद्धि के ऑब्जर्वर हैं, बुद्धि और मन के साक्षी हैं हम। हाँ, ठीक है। हम बुद्धि, मन और इंद्रियां नहीं है। तो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे ट्रैप में फंसते हैं। हमारी जो सेंसेस हैं जब वो कंट्रोल में नहीं रहती,
जैसे मान लो हमारा मन किया कि भाई पिज्जा खाना है, राइट, तुरंत जोमेटो स्विगी किया, बिल्कुल, या हमारा मन किया ये मूवी देखनी है या हाँ, ये रील देखनी है, हम तुरंत उस अकाउंट पे चले गए, उसी में फंसे रहे। बिल्कुल, तो ये है इंद्रिय निग्रह के बिल्कुल अपोजिट। हम इंद्रियों के ट्रैप में फंस गए, यानी मन किस में लग गया, इंद्रियों में लग गया, इंद्रियों में तन्मय हो गया। ठीक है, अब मन अगर इंद्रियों में यानी सेंसेस के प्लेजर में चला गया तो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होगा। गलत कंटेंट देखेगा तो उसकी कोई भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं होगा। राइट, तो ब्रह्मचर्य यानी इंपॉर्टेंट लाइफ वाइटल फोर्स उसकी वेस्ट हो जाएगी। अब उस कारण क्या, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उसकी बुद्धि जो है ना सुमति से कुमति में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और अगर बुद्धि उसकी खराब हो गई तो वो गलत डिसीजन लेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यते, और जैसे ही संशय आएंगे वो बेचारा डिसीजन नहीं ले पाएगा, कभी भी कॉन्फिडेंस भी नहीं रह पाएगा। तो उस कारण अगर बुद्धि ही उसकी खराब हो गई तो वो खुद को साक्षी भाव में तो कभी ला ही नहीं पाएगा, यानी जो लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, प्लस जो मेटेरियलिस्टिक गोल्स हैं वो भी अच्छे से अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई, जिसने भी मेटेरियलिस्टिक गोल्स भी अचीव किया है ना कहीं उसमें डिसिप्लिन रहा है, उसमें इंद्रिय निग्रह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और कंट्रोल ऑफ सेंसेस का बेस है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा तो बाकी कंट्रोल नहीं होगा। तो लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए भी बहुत सारी चीजों में सत्व लाना अगेन जरूरी होता है। अगर सात्विक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो अगेन ब्रह्मचर्य नहीं पालन होगा, नष्ट हो जाएगा। यस, वो नष्ट हो ही जाएगा। प्लस इंद्रियों में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सेंसेस हैं आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आहार तो अशुद्ध है और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, और ऐसा नहीं हो सकता आप नेत्रेंद्री जो आपकी है, जो आईज है, उससे आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो भी गड़बड़ होगी। यानी सारी इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई है, ये समझना जरूरी है। एक बार हमने अगर ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर लिया हमारे यूथ ने, तो हमारा काम बन गया समूह। ब्रह्मचर्य हमारी नींव है, यानी स्पिरिचुअली अगर हमें आगे जाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और वो धीरे धीरे हो पाता है, कंट्रोल आना एकदम से नहीं आता है, बट इट कैन हैपन। जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का जिसने पालन कर लिया उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य बेस है आज के टाइम में, बल्कि बहुत समय पहले, अगर महाराज जी के आने से बहुत समय पहले तक ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल, लाइक हम भी जब छोटे थे कभी हमें ब्रह्मचर्य का नाम भी नहीं सुना था। आजकल तो मूवीज ही ऐसी बन रही हैं जहाँ पे उल्टा बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है। हाँ, OMG 2 हो गए, बहुत सारी मूवीज हैं। पाप बुद्धि की वजह से ऐसा होता है। हाँ। जो हमारा लॉजिक प्लेजर को एक्सप्लेन करने लग जाता है ना, वैलिडेट करने लग जाता है कि हाँ ये तो नॉर्मल बात है। अरे ठुल्लू, नॉर्मल बात नहीं है भाई। तू अपने आचरणों को प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल रहा है, तू प्रैक्टिकली खुद से पूछ, खुद से समझ कि तेरा क्या प्रभाव तेरी जिंदगी पे उस चीज से पड़ा है। तेरे को पता लग जाएगा तेरा मन कितना अशांत हो जाता है, बार बार तेरी इंद्रियां कहाँ कहाँ विचरण कर जाती हैं। क्योंकि मन जो होता है वो एक सेकंड में 4 से 5 जगह भागता है। वो इधर भी जा रहा है, वो किसी और के बारे में भी सोच रहा है, सामने कोई और है, सोच किसी और के बारे में रहा है, तो उसको ये समझ नहीं आता कि ये जो वो कर रहा है वो गलत है। सपोज कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो अपने पार्टनर के साथ बैठा है और लेकिन सोच किसी और के बारे में रहा है। हाँ। उसको वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो आप एक पाप कर रहे हो, आप एक गलत कर रहे हो। हाँ। ये चीज आज के टाइम में लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन इसमें पता है लोगों की भी डायरेक्टली गलती नहीं है, एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएटेड है। राइट। अब ये समझना बहुत जरूरी है, लोगों को, बस इंसानों को ये समझना जरूरी है कि ये ट्रैप में फंसे हुए हैं। हाँ। एक बात कही जाती है, किसी महापुरुष ने ही कहा था कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप जेल में फंसे हुए हो, हाँ, आप निकलने की सोचोगे कहां से। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ी जरूरी बात ये है कि उनको समझ पाना कि कैसे हम एक जेल में फंसे हुए, एक्सेप्ट कर लेना, कैसे हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं और इसमें हम सुख को सोच रहे हैं। सुख जो है वो इंद्रियों जनित सुख होता नहीं है। वो प्लेजर कुछ टाइम के लिए आता है, फिर कुछ और चाहिए, फिर और ज्यादा चाहिए, तो इट डजंट मैटर। तो ये ट्रैप, बस हमारा कर्तव्य ये है कि एक बार हम पहचान तो ले आराम से कि भाई दिस इज नॉट द वे, वी हैव टू, वी आर इन अ प्रिजन एंड हमें इससे निकलना पड़ेगा। एक बार अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस प्रिजन से निकलना है और मैं प्रिजन में हूँ, देखना रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। बस यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है सर, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, मतलब कि उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसमें साइंस भी हो और स्पिरिचुअलिटी भी हो। बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को। अभी एक बार बेस लाइन क्लियर कर ले, यानी सुबह ½ एन आवर दे दे और एक बार इवनिंग में ½ एन आवर दे दे। सुबह उसको सही समय पे उठना बहुत जरूरी है। जैसे कि नॉर्मली बच्चे बहुत बार कॉमन गलती ये करते हैं, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है।
वो क्या करते हैं, ट्रेंड बन जाता है कई जगह, कोटा जैसी जगह पे तो बहुत ही कॉमन है कि रात को निशाचर बन जाते हैं, हाँ उल्लू जैसा बिहेव हाँ करते जी हैं। हाँ तो जी। रात को 2 से 3 बजे जागने का उनका ट्रेंड होता है, और उसके बाद सुबह वो जग रहे होते हैं 10 बजे 11 बजे, और सारा दिन वो नेगेटिव रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। हो सकता है उसके बाद भी कई बच्चे एग्जाम क्रैक कर लें, कई बच्चे बोलेंगे कि हमने तो क्रैक किया था, हाँ पर सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही सब कुछ नहीं है ना, बॉडी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फील करना, हैप्पी फील करना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो उनको अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करनी है। ठीक है। रात को उनको कुछ भी करके 10 या 11 बजे तक सो जाना है, और सुबह 5 बजे तक उनको उठ जाना है। ओके। ब्रह्म मुहूर्त पे उठना या उसके आसपास उठना बहुत ही प्रभावी होता है, और जब उस समय हम उठते हैं तो दिन का जो पहला 1 घंटा है वो बच्चों के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। अच्छा। अगर उस 1 घंटे में उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बाहर घूमने चले गए, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड किया, तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा योग आसन करेंगे, अनुलोम विलोम, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, और फिर 15-20 मिनट के लिए वो प्रे कर सकते हैं, आराम से प्रभु के साथ बैठ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या सिंपली इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं। जब वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, यानी अपने इमोशंस को देखते हैं, वो भी प्रभु से मिलने जैसा ही है। तो आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार आप 15-20 मिनट या हाफ एन आवर मॉर्निंग के पहले 2 घंटे में प्रभु के साथ बिताएं, किसी भी फॉर्म में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। ठीक है। जैसे ही अब आपका ये बेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आप नाम जब शुरू करेंगे, आप प्रभु से जुड़ेंगे, तो दिन में नेचुरली आपके आचरण पवित्र होने शुरू होंगे। प्लस अब इसके बाद सब बच्चों का रूटीन अलग अलग होता है, कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कोचिंग जाते हैं, सबका अलग अलग है। वहां पे वो जब जो करें उसी पे उनका ध्यान होना चाहिए। फोन का यूज मिनिमाइज करना चाहिए जहां पे उनकी नीड नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल एक कॉमन सब बच्चे आजकल सबसे कॉमन गलती यही करते हैं, वो सोचते हैं कि फोन से पढ़ाई करेंगे, फोन से पढ़ाई करेंगे। ज्यादातर बच्चे फोन से पढ़ाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। उनको इल्यूजन होता है कि वो फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, पर असल में ना तो वो लिख के देखते हैं, ना वो अभ्यास करते हैं, ना वो प्रैक्टिस करते हैं, और वीडियोस देख देख के उनको सूडो इल्यूजन होता है कि भाई मेरा पढ़ाई हो गई, मेरी तैयारी हो गई, फिर एग्जाम में वो फेल जाते हैं, भूल जाते हैं, बिल्कुल रियल वर्क ही नहीं करते हैं। तो उनको अभ्यास पे ध्यान देना पड़ेगा, जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से ही बनेगा। और फोन का यूज उनको मिनिमाइज ही करना चाहिए, तभी उनका लाइफ में कंट्रोल रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके करना है, वो सबसे बड़ी नींव है, नहीं तो उनका इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आहार उनको शुद्ध करना है, जितना ज्यादा सात्विक आहार उनकी जिंदगी में आएगा, नॉन वेजिटेरियन तो भूल जाइए, बाकी भी उनको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बाहर का, ये सब जितना मिनिमाइज हो सके उनको करना है। कैफीन वगैरह भी जितना मिनिमाइज हो सके वो करना है। अगर एक एक करके, अब कईयों के दिमाग में इस सब से ये आएगा कि सर फिर तो जीना ही छोड़ दें हम लोग। एग्जैक्टली, है ना, बहुत अच्छे बोलते हैं, है ना, जीना ही छोड़ दें, फिर तो ये भी नहीं खाएंगे, पिज्जा भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे। ये मन कह रहा है, ये आप नहीं कह रहे। आपको नहीं फर्क पड़ रहा किसी भी पिज्जा बर्गर से, आपके मन की आदत पड़ गई है, तो वो ये ट्रैप करता है, अरे यार फिर जीने का फायदा क्या है, जीने का मतलब तो यही होता है। ऐसा नहीं है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मन को पहले थोड़ा थोड़ा टॉफी खिलानी पड़ेगी, यानी एक साथ ये सारे बदलाव एक साथ नहीं थोपने। ये तो मन क्या है, क्रांतिकारी है। आपने 4 दिन किया, 4 दिन के बाद वो फैल जाएगा कि मुझसे नहीं होने वाला। जैसे लोग जिम जाते हैं, 4 दिन जाके छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो इसलिए एक एक टॉफी खिलाओ। पहले फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना सीखो सही समय पे, फिर एक्सरसाइज करना सीखो, फिर नाम जप करना सीखो। एक एक करके जब मन को आपने टॉफी खिलाना शुरू किया, तो मन को जैसे ही उसका स्वाद आना शुरू हुआ कि यार हाँ ये ज्यादा अच्छी टॉफी थी, तब ही मन इस तरफ आएगा। नहीं तो मन आध्यात्म में लगेगा क्यों? आप सोचिए, जब उसको आनंद ही नहीं मिलेगा तो वो नहीं जा पाएगा। तो उसको आनंद में धीरे धीरे लाना होगा, क्योंकि शुरू में आनंद आता नहीं है, धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे उसको लाएंगे, काम बन जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि अगर आप सपोज चैंटिंग भी कर रहे हो, तो मुश्किल से भी आप 10 मिनट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ना मन बहुत जगह भागता है। आपका मन ये भी होएगा कि यार मेरी वो सीरीज का वो वाला एपिसोड रह गया है, उसको देख लूं, अरे क्रिकेट मैच आ रहा होगा उसको देख लूं, मुझे उससे बात करनी है, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, हमने वहाँ पर जाना था घूमने के लिए, उससे पूछ लेता हूँ। तो मन बहुत ज़्यादा जगह आपको लेकर के जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा करके उधर की साइड जाना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही। तो जैसे हमने बीच में बात की कि सपोज जब कई बार क्या होता है कि बच्चे भूल भी जाते हैं जो पढ़ा होता है वो एग्ज़ाम में जा करके, तो मेमोरी बूस्ट कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम वैदिक टेक्निक्स की बात करें उसके थ्रू? मेमोरी जो है ना वो बहुत अच्छी रहती है जब माइंड शांत रहता है। ओके। और मेमोरी का सबसे स्ट्रांग जो रिलेशन होता है वो शांत मन से होता है।
तो मेमोरी अपने आप अच्छी हो जाती है। मेमोरी के 2 पार्ट है, एक तो है कोई भी नई चीज को अच्छे से सुनना, समझना, ग्रैस्प करना, और दूसरा हिस्सा है उसको ठीक से रिटेन करना लंबे समय तक। ठीक है। ये दोनों हिस्से ही तब अच्छे हो जाते हैं जब माइंड शांत रहता है। ठीक है। अब मन शांत कैसे होगा? जब जिंदगी में सत्व बढ़ेगा, सात्विक एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होगी, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, इंद्रिय निग्रह होगा, कंट्रोल ऑफ सेंसेस होगा, तो मन विचलित नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि मन बार बार इधर उधर नहीं जाएगा कि हाँ मुझे ये खाना है, मुझे ये कंटेंट देखना है, नहीं तो मन इधर उधर भागता ही रहता है। तो जब वो शांत हो जाएगा तो उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उससे हमें सुख मिलता है, तो हम हैप्पी फील करेंगे। जब हम खुशी से कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो हमें मेमोराइज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, हमें अपने आप ही समझ में आएगा और हमें आनंद आएगा हर प्रोसेस में। तो नेचुरली मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि जितना कम सामान उतना जीवन आसान। तो मतलब कि अगर आपके पास आपने इधर उधर का सामान कम रखा होगा अपनी लाइफ में और लिमिटेड सामान रखा होगा, लिमिटेड रिश्ते, लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड इधर उधर, तो जितना वो लिमिटेड चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली आपके माइंड में रहेगी। ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब वो गड़बड़ कर पाता है माइंड। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि क्लटरिंग नहीं करना है अपने को। अपनी लाइफ में बहुत कुछ होता है लेकिन फोमो में नहीं फंसना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, टीवी सीरीज देखने लग जाते हैं और न जाने क्या क्या हम देखते हैं, खाते पीते हैं फोमो की वजह से, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी करना ही चाहिए। उस कारण हम बहुत सारा कंटेंट हमारे भेजे में भर लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हमारे मेन लक्ष्य जो है जिंदगी का, 2 लक्ष्य हैं। एक तो संसार का लक्ष्य है कि जो हमें धर्म निभाना है, जो हमारी ड्यूटीज हमारे पेरेंट्स के लिए है, जो भी हमें काम करना है, प्लस उसके साथ हमें प्रभु को पाना है, हमें उनकी सेवा में जाना है, यानी हमें धाम जाना है। इसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन हमें करना है। यही 2 मेन लक्ष्य हैं। हमें उसी पे अगर हम ध्यान देंगे तो मन हमारा नेचुरली बहुत शांत रहेगा। और ज्यादा सामान नहीं होगा, ज्यादा दिमाग में चीजें नहीं होगी, तो वो जो पड़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं फंसा नहीं रहेगा। एक लिमिटेड सामान के साथ वो आपको उस समय याद आ जाएगा। बिल्कुल, अगर लिमिटेड कंटेंट रहेगा तो वो याद रखना भी आसान रहेगा। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहता हूँ हमेशा, वो है पर्पस। अगर आपका पर्पस क्लियर है ना तो आपकी मेमोरी शार्प अपने आप हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको करना ही है, यू हैव टू डू इट। तो जब वो विल पावर आती है, संकल्प शक्ति आती है, तो भी मेमोरी हमारी बूस्ट होती है। और वो संकल्प शक्ति कहाँ से आती है? वो आत्मा से आती है, वो बहुत गहराई से आती है, इसीलिए फिर वो माइंड पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो अगर हमारा किसी चीज को करने का पर्पस होलो है, शैलो है, कोई खास मन नहीं है, लेकिन हम ऊपरी ऊपरी से करना चाहते हैं, फिर आपका मेमोरी साथ नहीं देगी। तो ब्रेन आपका साथ तभी आपको देगा जब आपके अंदर संकल्प है कि मुझे करना ही है भाई ये। आपने भगवत गीता की बहुत बार बात की है, तो भगवत गीता में से किसी को भी, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, क्या वो चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए और उसे अप्लाई भी करना चाहिए? ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना चाहिए, उसे अप्लाई भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोक हैं, हाँ जी, उनको समझना बहुत कठिन है। राइट। और वो जिंदगी के साथ ही जिंदगी हमें सिखाती है उन श्लोकों का मीनिंग। अच्छा। तो हमें सबसे पहले तो भगवत गीता को बस पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। ठीक है। लेकिन नॉर्मली उसके साथ अगर हम किसी से कमेंट्री सुन सके, जिनको भगवत गीता का ज्ञान है, जो उस फ्रीक्वेंसीज पे है, तो गुरु के साथ समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो हमें ऐसे रिसोर्स से भगवत गीता को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जहां से हमें थोड़ा समझ में आए और हम रियल लाइफ में उसको अप्लाई भी कर सके। ठीक है। नहीं तो हम शुरू में पढ़ेंगे जरूर, हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे रिसोर्स के साथ उसको पढ़ना शुरू करें, और फिर जिंदगी में तभी उतार पाएंगे जब हम उसको समझ पाएंगे। अब जैसे कि अर्जुन, जितना मैंने सुना है कि जब भगवान ने अंत में अर्जुन से पूछा कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, तो कहता कि मुझे पता है कि आपने क्या कहा है, मुझे चाहे पूरा भी याद नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपने जो भी कुछ भी मुझे कहा है ना, वो मेरे को ट्रिक, मतलब कि वो ट्रिक कर जाएंगे कि हाँ भैया, कृष्ण जी ने यहाँ पे मुझे ये बात बोली, तो मुझे इस सिचुएशन में ऐसे करना है। चाहे मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन आपने जो कुछ भी मुझे बोला है, वो लाइफ में जब वैसी सिचुएशन आएगी तो मुझे याद आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जरूर होता है कि भगवत गीता के श्लोक जो है ना, वो एडेप्टिव है। यानी जिंदगी में आज आपको उनकी कुछ समझ आई, तो कल को वो मीनिंग भी इवॉल्व होता जाएगा। और भगवत गीता में जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो बच्चों को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, स्वामी मुकुंदानंद है। स्वामी मुकुंदानंद बहुत ही अच्छे से रियल लाइफ से रिलेट करके भगवत गीता को समझाते हैं।
ठीक है। बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। वो खुद आईआईटी और आईआईएम के ग्रेजुएट हैं और उन्होंने एक वेबसाइट भी बना रखी है, एक बहुत मास्टर रिसोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल है। अच्छा। सॉन्ग ऑफ गॉड, इस तरीके से सर्च करेंगे ना सॉन्ग ऑफ गॉड, तो एक वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे आपको श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण कैसे करना होता है, वो सही उच्चारण भी मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मिलेगा आपको, उनके मीनिंग्स भी मिलेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करके उनकी कमेंट्री का वीडियो भी मिलेगा। तो आपको वो रिसोर्स मिलेगा। सबको ये पता नहीं है। हाँ, मुझे भी पता चला। हाँ, पर ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत बेसिक लेवल पे समझा रखा है, रियल लाइफ से रिलेट करके, एग्जाम्पल के साथ। हाँ, क्योंकि हम जीवन में उतारेंगे भगवत गीता को तभी हमारा काम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज के टाइम पे बच्चे, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, तो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ भागते हैं। 10 लाख बच्चे यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो वो कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो अगेन पर्पस क्लियर होना चाहिए। हाँ, कि आप कहीं रैट रेस में तो नहीं भाग रहे हो। आपका असल में मान लो आपने टैलेंट कुछ और है, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि उस टैलेंट को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, यानी कैसे उसमें करियर बनाया जा सकता है। कई बार हम वो समय समझ में नहीं आता और उसी वजह से हम एक कन्वेंशनल नॉर्मल पाथवे जो हमने सुना होता है कि सभी ये करते हैं तो मैं कर लूं, तो एक एवरेज बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है जिनका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रहा है या सिंगिंग में या किसी और ऐसी चीज में, एक्टिविटी में, जिनमें वो एक्सेप्शनल थे, पर बिकॉज उनको करियर नहीं पता था कि कैसे बनाना है, कैसे आगे जाना है, वो कन्वेंशनल पाथवे में जा रहे हैं। और इसीलिए लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, लाखों उसी में फरे पड़े क्योंकि उनको बाकी पाथ पता ही नहीं है। और आपने एक मूवी जरूर देखी होगी तारे जमीन पे। हाँ जी। तारे जमीन पर में यही दिखाया था कि भाई इफ यू जज द कैपेबिलिटी ऑफ अ फिश टू क्लाइंब, तो आप गलत कर रहे हो ना यार। फिश तो स्विम करती है, वो क्लाइंब थोड़ी कर पाएगी। जैसे हाथी एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेगा, हाथी पेड़ नहीं चढ़ सकता, वैसे। इसीलिए इंसान में भी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ लोग एक्टिंग बहुत अच्छी, सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। बिल्कुल। अगर वो अपनी प्रतिभाओं को पहले समझ जाए, उसके हिसाब से उसको करियर चुनना चाहिए। तो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, पहले उसे खुद से आराम से समय देना चाहिए, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, कि भाई मुझे तैयारी करनी भी है कि नहीं करनी। उसको आराम से पहाड़ों में चले जाना चाहिए कुछ समय, या कहीं पे भी शांत या मंदिर में बैठना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूं। अगर उससे सही में बार बार जवाब हाँ आ रहा है तो उसे करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उसको तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए। कि कभी मैं किसी अपने कजन को देख के तो नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा वो कर रहा है तो चलो मैं भी करता हूँ, उसने वो जज बन गया तो चलो मैं भी जज की पढ़ाई करता हूँ, ये तो नहीं है मेरे माइंड में। बिल्कुल ऐसा बहुत कॉमन होता है। हम इंस्पायर होते हैं किसी को देख के और फिर उसके बाद जब हम उसको करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो बड़ा दिमाग खराब होता है, यार ये तो मेरे लिए बनाई, मैं तो इसके लिए बनाई नहीं था। सही बात है। ऐसा बहुत कॉमन होता है। जैसे मैं भी एक बार एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करूं तो अब तक जो भी हुआ सब बहुत आनंद है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड से इंस्पायर हो गया कि यार एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कमाल की चीज है, क्या लग्जरियस लाइफ है, यू नो सो मच ऑफ मनी, फेम और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो ग्लैमर देख के आई गॉट इनटू बिजनेस, राइट। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा ये बात। लेकिन धीरे धीरे मुझे एंड में ये समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप अब मुझे आ गई है, बट आई वाज नॉट मेंट एग्जैक्टली फॉर दैट, राइट। मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया, उस प्रोसेस को। तो पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को देख के, उसकी लाइफ की लग्जरी को देख के, जरूरी नहीं कि वो आप उस चीज के लिए बने हुए हो। क्रिकेट में बहुत कॉमन ऐसा होता है। हम क्रिकेटर्स की लाइफ देखते हैं और देखते हैं कि बड़ी कमाल की लाइफ है और हमें उसी में जाना है, सिर्फ उसी लिए हम परस्यू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार हमारा रियल इंटरेस्ट है क्या, हम रियल में क्या उसको एज ए करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं। तो हमें खुद का ऑब्जर्व करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। और जब अगर ऐसा होगा ना तो हमारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो एक होगा कि चलो ठीक है, आप कोचिंग ले रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी की अगर बात करें, सेल्फ स्टडी कितना रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स क्लियर करने में? सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा। सेल्फ स्टडी से ही काम होता है। ओके। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ बच्चे वीडियोस देखने को सेल्फ स्टडी मान लेते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है उनका। वीडियोस देखते रहने से सिलेक्शन नहीं होता, राइट। सवाल करने से होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो सेल्फ स्टडी में भी जितना वो प्रैक्टिस करेगा, जितने सवाल सॉल्व कर पाएगा, सिर्फ थ्योरी में नहीं फंसा रहेगा, उतने ही उसके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। और सेल्फ स्टडी की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहने को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, पर असल में अगर 6 से 8 घंटे की हाई क्वालिटी स्टडी भी हो जाए ना,
तो काम बन जाए। बन जाए। अब यहाँ हाई क्वालिटी का मतलब यही है कि जिस समय तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा मन एकाग्र है, तन्मय है उस चीज में। हाँ आप उस जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तब पूरा आनंद से एंजॉय करते हुए, विजुलाइज करते हुए उसको समझ के पढ़ रहे हो, पूरा डूबे हुए हो उसमें, तब आपका काम बन जाएगा। बन जाएगा। तो अगर आप क्वालिटी सेल्फ स्टडी करते हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन करते हो, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगेन सिर्फ 5% बच्चे या 10% बच्चे ही ऐसा करते हैं, राइट। और उनका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन 3 घंटे से 4 घंटे से उसी पेज पर पढ़ा है, उसका वो पेज नहीं बदला जा रहा। हाँ, ये तो खैर बहुत ही आपने कमाल का एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे भी बच्चे होंगे हाँ। जिनको इतने कई घंटे वैसे ही बैठे हैं। वो नहीं, क्योंकि वो मन की वजह से, कि उनका मन कहीं और लगा हुआ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो सिर्फ उसी पेज पे बैठे हैं, उनका वो पेज भी नहीं बदला जा रहा क्योंकि उनका मन कहीं और है। ऐसा वो बहुत फोकस कॉमन नहीं है, कर रहे। काफी देर तक पेज हाँ। पे तो ऐसे सामने बैठे हैं किताब लेके, असल में मन पूर्ण रूप से कहीं और है ना। मन कहाँ है? इंद्रियों में, इंद्रिय जनित सुख में, जहां जहां उसने जो जो कंटेंट कंज्यूम किया है, देखा है, राइट, किसी के बारे में सोच रहा है वो, या किसी कंटेंट के बारे में सोच रहा है, वहीं पे उसका ध्यान है। कभी कभी ऐसा भी होता है हम लक्ष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, जो हमारा गोल है उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा तो कैसा लगेगा, या सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उन भय में रहता है या एक्सपेक्टेशंस में रहता है। प्रेजेंट में जो कार्य है उसको करना है, वो तो करता नहीं। राइट। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम कर्म पे फोकस करो, आपका जो ड्यूटी मिली है ना उस पे पूरी जान लगा दो। लेकिन हमारा मन क्या है? सक्सेस चाहता है, तो चाहत में ही फंसा रहता है वो, पास्ट के रिग्रेट्स में फंसा रहता है और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस में। हाँ जी। तो प्रेजेंट मोमेंट में वो 10% भी अगर फोकस नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट कैसे आएगा उसका? एग्जैक्टली। तो उसके कर्म खराब हो जाएंगे वहीं पे, तो रिजल्ट भी अचीव नहीं होंगे। इसलिए हमें पूर्ण रूप से प्रेजेंस में फोकस करना चाहिए, और वो करने के लिए अगेन मन के कंट्रोल और बुद्धि का कंट्रोल आने के लिए इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक होता है कि ना पूरे साल आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लास्ट के जो डेज होते हैं, जैसे 1 महीना हो गया या 15 डेज हो गए या 10 डेज हो गए, तो जो ये लास्ट के डेज होते हैं इसमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए या किस तरह से अपना लाइफ रखना चाहिए कि जिससे वो फोकस कर पाए, या लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें उनको क्या करना चाहिए? एग्जाम के आसपास का जो समय होता है उस समय बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, राइट, फोमो में आ जाता है, उसको टेंशन होती है एग्जाम के रिजल्ट की खास तौर पे। तो मन उस समय विचलित इसी बात पे होता है कि अगर मेरा अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। तो 50% टाइम तो वही सोचता रहता है कि मेरा अब क्या होगा। दूसरा, जिन बच्चों ने ठीक से तैयारी नहीं की होती, खास तौर पे वो उस रिग्रेट में भी होते हैं, यार काश मैं पहले पढ़ लेता, काश मैं कर लेता। तो वो पुराना रिग्रेट भी उसको चल रहा होता है, फ्यूचर की टेंशन भी होती है, तो वो बेचारा और कुछ नहीं कर पाता। यानी आज वो मान लीजिए 1 घंटा अच्छे से पढ़ सकता था, इफेक्टिवली वो उसका भी 30% ही ठीक से पढ़ पाता है। तो असल में पहले तो उसको समझना पड़ेगा आराम से, शांति से बैठ के, कि भाई तेरे पुराना सोचने से या फ्यूचर के एक्सपेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, तेरा नुकसान ही होगा। जब उसको ये समझ में आ जाएगा तो वो प्रेजेंस पे फोकस करना शुरू कर देगा कि भाई मस्ती से मैं अभी जितना मजे मजे में कर पाऊंगा उतना बेहतर है। तो उनको शांत रहना सबसे जरूरी है। अगर वो उस समय शांत रहते हैं असल में, तो उनका नेचुरली रिवीजन भी हो जाएगा, सारा काम उनका बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो लास्ट समय में शांत रहना ही सबसे बड़ी पावर है, सुपर पावर है। और शांत रहने के लिए सबके अलग अलग तरीके हैं। वो नाम कीर्तन सुन सकते हैं, नाम जप सुन सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, और भगवत गीता कुछ समय के लिए रीड कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, नेचर में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, उनके स्वभाव को जो अच्छा लगे वो करे। उसके अलावा उस समय ब्रह्मचर्य का खास तौर पे ऐसे समय पे ध्यान रखें, उससे भी क्या होगा, वो और कंट्रोल में महसूस करेंगे, क्योंकि फोकस इधर उधर नहीं जाएगा। पहले फोकस इधर उधर जा रहा है, आप पहले से टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। और देखिए, सोच के देखिए, वेब सीरीज उस चीज को एडवोकेट कर रही है कि ऐसे टाइम पे ब्रह्मचर्य का नाश, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलैक्स फील करोगे। क्या मूर्खता भरी बात वो कह रहे हैं, राइट। ऐसे समय पे तो ब्रह्मचर्य का पालन और भी जरूरी है, बिल्कुल, ताकि आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल आए, मन वश में आए। राइट, बिल्कुल। यस। सब ऐसे कौन से 5 YouTube चैनल्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको YouTube चैनल, एक तो साधन पथ है,
जो हाँ, महाराज जी का, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी का हाँ जी, साधन पथ हाँ है, जी। उस चैनल में क्लिप्स आती हैं महाराज जी की, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी क्लिप्स आती हैं, समझ गई। वो उनको देखनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा दूसरा एकांतिक वार्तालाप वाला जो चैनल है भजन मार्ग, हाँ जी। वो स्टूडेंट्स को बीच बीच में जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनको जरूर सुनने चाहिए। ओके। ये 2 चैनल्स उनको जरूर फॉलो करने चाहिए। ओके। आई थिंक इन्हीं से उनको सत्संग मिल जाएगा और यही काफी है, 2 चैनल्स इनफ है। अगर इनको फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो उनका काम बन जाएगा, बन उनमें जाएगा। सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका मन पवित्र होगा और जब वो प्रेमानंद महाराज को सुनेंगे तो उनके शब्दों का प्रभाव है डायरेक्ट हृदय पे पड़ता है राइट। और आपके पाप नष्ट होना तुरंत शुरू हो जाते हैं। उनकी वाणी से ही पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो ये 2 चैनल्स अगर वो फॉलो करते हैं ठीक तो है। उनकी जिंदगी बदलना 100% तय है। ठीक है। मतलब क्योंकि आज के समय में जो बच्चे गाली गलौज करते थे वो प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुन के राधा वल्लभ श्री हरिवंश कीर्तन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। एक प्रभाव है। प्रभाव उनकी लाइफ को बदलने का एक कार्य करेगा अगर वो इन चैनल्स को फॉलो करते हैं। बहुत प्रभाव है, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। कोई आपकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो अ, आप शेयर करना चाहते हो जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ओके। जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करते करते 10th क्लास में भी कुछ ऐसा हुआ था जब मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ किया था कि मेरा परसेंटेज आ जाएगा बहुत ज्यादा, अच्छा। 95-96%। ओके। वो रह गया था कम और जिसमें लक मेरा खराब हो गया था। अच्छा। एक सब्जेक्ट की तैयारी मैंने बहुत की थी पर वहां पे चेकिंग में कुछ गड़बड़ हो गई कॉपीज में, जिसकी वजह से मार्क्स बस 59 रह गए मेरे। अच्छा। किसी वजह से। ठीक है। तो वो एज अ स्टूडेंट एक कोमल हृदय पे बहुत आघात मिला था मुझे, क्योंकि अच्छा। मुझे लगता था, पापा ने हमेशा ये बताया था कि कर्म करते हो तो फल मिलता है, राइट। अच्छा मिलता है। तो राइट। मुझे भगवान पे विश्वास उठ गया था उस समय पे ठीक कि है। ऐसा क्यों है। लेकिन इसका जवाब मुझे आगे जाके मिला कि कभी कभी मेहनत करके भी जब आपको सक्सेस नहीं मिलती तो वो आपको आगे किसी बिगर सक्सेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो आपको फेलियर्स मिले, आपको हो सकता है उस समय ऐसा लगेगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा आपके लिए जरूर तैयार हो रहा है, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही हुआ। 12वीं क्लास में जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था मैं, तो 4 मार्क्स से, सिर्फ 4 नंबर से मैं आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। अब उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा सपना टूट गया। क्योंकि 2 साल के लिए मैं पूर्ण रूप से आईआईटी 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 यही सोचता था, वही इमेजिन करता था, सपने देखता था। तो बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर मैंने 1 साल चांस दिया और फिर सिलेक्शन हो गया, आई गॉट इनटू आईआईटी। सिमिलरली आगे भी हर 2-3-4 साल में मैंने देखा कि एक बड़ा सेटबैक मिलता ही था और उस सेटबैक के बाद ही मेरी लाइफ में स्ट्रेंथ आई, ताकत आई। तो जब भी हमारी लाइफ में कितना ही बड़ा सेटबैक मिले, याद रखना कि उससे हमें सीखना है। अगर हम उससे सीखे नहीं ना और आगे नहीं बढ़े ना तो हम हार जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। हमें समझना है कि कुछ ना कुछ आगे बड़ा प्लान है, कुछ अच्छी चीज होने वाली है। ठीक है। मतलब कि इंसान अगर अपनी मिस्टेक से नहीं सीखेगा तो दोबारा रिपीट करेगा, और जब वो उनसे कोई लेसन ले लेता है फिर वो आगे उसको अप्लाई नहीं करता और कई बार करता है तो उससे उसके चांसेस जो सक्सेस के होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो है गलतियों से सीखना। कभी कभी गलतियां हमारी नहीं होती कुछ खास, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। हमें ये समझना भी जरूरी है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। ब्रह्मांड पूरा चल रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। हम तो इतना से हैं। बिल्कुल, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जब सब ब्रह्मांड के हिसाब से, प्रभु के हिसाब से हो रहा है, तो आप अपना एंजॉय करते हुए जो अपना बेस्ट दे सकते हैं दीजिए और फिर सक्सेस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो उनको देना है वो देंगे। ठीक है। तो सर इसी नोट पे हम आज का ये पॉडकास्ट से एंड करते हैं। बिल्कुल। और ठाकुर जी से, श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही लाखों बच्चों का जीवन परिवर्तित करते रहे, मोटिवेट करते रहे सबको, और आपके साथ आगे भी हमें पॉडकास्ट करने का मौका मिले। बिल्कुल मिलेगा। तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।